हम एक रैंडम सिलेक्शन करते हैं जिसमें हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स और एक से ज़्यादा रो सेलेक्ट कर लिए हैं। आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो। और उसमें मैंने जब टेबल किया तो वो मुझे बोल रहा है कि आपके टेबल की का डेटा कौन से सेल्स में स्टोर्ड है। ये आपको रीड करना पड़ेगा हर बार के 7 से O22 को एग्जैक्टली वो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लाके रीड कर रहा है। माई टेबल एज हेडर्स, मैंने आपको पहले बताया था, जब आप टेबल पे सिर्फ वैल्यूज रखना चाहते हो और कोई इंडेक्स नहीं है तो आप माई टेबल एज हेडर्स मत यूज करिए, उसकी सेंस नहीं बनती। यूजली जब लोग माई टेबल एज हेडर्स या माई टेबल डज नॉट हैज हेडर्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है उससे ऊपर एक रो है जिसमें हेडर्स आएंगे, या फिर ये जो रेंज है उसमें ऊपर की रो को स्पेयर कर दो और उसमें मैं हेडर्स डाल दूंगा। तो मैं ये जब बोलता हूँ कि माई टेबल एज हेडर्स तो 7 रो जो है वो हेडर्स होंगे। कैसे होंगे? इस तरीके से उसने हेडर्स के नाम दे दिए। अगर मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 7, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, 12, मेरा एक टेबल का डेटा बन गया। लेकिन अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू वो क्या डालता है? होम पे जाएंगे, ऑटो सम करते हैं 420। 420 किसकी वैल्यू है? हमारी टेबल की रोज की। हेडर वाली रो में 7 लिखा था, उसको उसने नहीं लिया। समझ रहे? माई टेबल हैज हेडर्स, उसकी वैल्यू जो है वो टेबल के नाम के लिए यूज हो रही है, ना कि उसके न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज हो रही है। कैसे हटा सकते हैं इसे? मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। मेरा टेबल था इसलिए मेरी फॉर्मेटिंग चलेगी। अगर मैं इसको मैनुअली फॉर्मेट करके रखता तो मुझे मैनुअली फॉर्मेटिंग हटानी पड़ती। मैं एक एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अब अगर मैं कोशिश करूँ कि ये जे कॉलम और रो नंबर 2 के कोने पर अटक जाए तो यहाँ पे ये स्नैप नहीं कर रहा है। इसको एरो से तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल रहा है मुझे, लेकिन वो स्नैप नहीं कर रहा। ये ऊपर है सेल के। आप I2 पे क्लिक करके या I3 पे क्लिक करके J3 पे जा करके वापस वैल्यू लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको दिखेगी नहीं क्योंकि फोटो ऊपर है। तो जब तक मैं पिक्चर पे हूँ तब तक वो मुझे कुछ ऊपर के ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। वो वर्कशीट के हिसाब से तो ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन उसका फोटो पर कोई फॉर्मेटिंग वो नहीं कर रहा है। फोटो को राइट क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं क्या कर सकता है। फॉर्मेट पिक्चर जा सकते हैं, साइज एंड प्रॉपर्टीज जा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, सीधा कोई वेब पेज खोलना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। स्टाइल्स है यहाँ पर। स्टाइल्स में इसके अंदर प्री सेट्स होते हैं और इस तरीके के फिल्टर्स लग के वो फोटो के ऊपर इफेक्ट्स डाल सकते हैं। और बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्ले अराउंड करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्रॉप से आप फोटो का साइज छोटा कर सकते हैं जिसमें आप फोटोज़ के अनवांटेड एरिया को काट सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि मैं सिर्फ ये एरिया ले लूँ तो जब मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसा हो गया। जब मैं इसको वापस बड़ा करूँगा तो वो फोटो का एरिया चला गया क्योंकि ये क्रॉप है। इसके अलावा मैं फ़ोटो में आ गया। क्रॉप का मैंने आपको बता दिया। चेंज पिक्चर में मैं इसकी जगह को एक और फाइल ले सकता हूँ, उसको चेंज कर देगा। कोई मैक्रो लगा सकता। मैक्रोस हाल फिलहाल में आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। अगर आपने VB सीखा है तो जाहिर सी बात है आपको इस कोर्स की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि शायद आपको एक्सेल आता होगा। साइज एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मेट पिक्चर है। फॉर्मेट पिक्चर में क्या हो सकता है? 3D फॉर्मेट है। 3D फॉर्मेट में वो पूरी पिक्चर को लेकर के इस तरीके का एक फ़िल्टर लगा देगा और ये इसके बॉर्डर्स पे कर रहा है। इसके बाद मैं इसमें एक और फिल्टर लगा देता हूँ, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ये सब काम जो हो रहा है वो उसके बॉर्डर्स पे हो रहा है, इसलिए ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। मैं इसकी लाइटिंग चेंज कर सकता हूँ। ये सब प्रीसेट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें आपके लिए अभी बिगनिंग में। लेकिन अगर आप अपना कोई CV का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या रिज्यूमे बना रहे हो अपना और फिल्टर्स यूज़ करना चाहते हो मैच करने के लिए, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। पिक्चर्स के बाद आता है शेप्स। शेप्स में बेसिक शेप्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, लाइंस हैं, तरीके की कस्टम शेप्स हैं और इसके अलावा ड्रॉ टूल भी होता है। ओवल है, पकड़ करके ड्रैग कर सकते हो और फिर उसके बाद आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो।
आप एडिट कर सकते हो शेप को, एंड पॉइंट्स को लेकर के आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। जब आप यहाँ से जाते हो तो ये जो इधर उधर जा पा रहा है, अगर आप शिफ्ट दबा दोगे तो ये सिर्फ एक ही सही एंगल में जा रहा है। इस तरीके से आप इसके एंगल्स चेंज कर सकते हो, और ये एक एग की तरह दिखना शुरू हो गया, जो हमारी फॉर्मेट नहीं थी, और अभी कुछ और ही लग रहा है। बेसिकली मेरा मोटिव है कि आपको मैं समझा सकूं कि एक्सेल के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हो अपनी। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग पे आता जाऊं, उसकी कलरिंग वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, शेप का फिल जो है मैं इसके अंदर ग्रेडियंट डाल सकता हूँ, और इस शेप को मैं इफेक्ट दे सकता हूँ। तो जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे कि हमारे को 3D प्रीसेट्स में कुछ ज़्यादा असर नहीं मिला, लेकिन इनमें मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेल की खुद की होम ड्रिवन शेप्स हैं, खुद की मैन्युफैक्चर्ड शेप्स हैं, और इसके पूरे वर्टिसेस को वो रीड कर पा रहा है, तो उसने हमें इस तरीके से एक पॉइंट दे दिया। मैं चाहूँ तो इसमें इंसर्ट में जाकर के एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकता हूँ। यहाँ टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स डालने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और मैंने इसमें अमन घटना लिख दिया, मैंने इसमें अमन लिख दिया, और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को भी एडिट कर सकता हूँ। ये फॉर्मेट शेप में चला गया। इसके बाद मैं इसका जो फिल है, उस फिल को जो है मैं ट्रांसपेरेंसी 100 कर रहा हूँ, और ये यहाँ आ गया। तो इसको मैं वापस सिलेक्ट कर लूँगा, इसको एक्स्ट्रा एरिया को काट देता हूँ, और इसको ये करने की बजाय मैंने डबल क्लिक करूँगा और 70, और वापस मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो ये इस तरीके से दिखना शुरू हो गया। और वापस ऊपर जा कर के मैं इसकी पोजीशन को जो है वो ये कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए भी जा सकता हूँ फॉर्मेट में, और टेक्स्ट पे इफेक्ट्स डाल सकता हूँ। मैंने ग्लो डाल दिया, और इसमें शेप इफेक्ट्स में जाके मैं वापस इसको भी ये कर सकता हूँ जैसा था। मोरलेस आपको बात समझ में आ गई कि इसमें आप बेसिकली एक जितनी क्रिएटिविटी करना चाहें वो आप उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको जब आप एक्सप्लोर करते जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए ये क्रिएट करने की क्षमता रखता है। इंसर्ट में आते हैं, और यहाँ है स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन की क्लिपिंग ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से कहीं से कोई एक क्लिपिंग ले ली, और उसके बाद में वो यहाँ पे आ गया, और इसमें मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी पड़ी। तो बेसिकली मैं कोई वेब पेज पे काम कर रहा हूँ, और मैंने वेब पेज पे गया, और मैंने एक डेटा देखा, और मुझे सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहिए उस डेटा का, तो मैंने इस तरीके से फाइल को रख लिया। स्क्रीनशॉट पे गया और स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस तरीके से स्क्रीन की क्लिप कर लिया, और ये मेरे पास क्लिप करा हुआ डेटा आ गया। अब ये डेटा प्रोसेसेबल डेटा नहीं है, ये जेपेग है, एक फोटो फॉर्मेट में है। स्मार्ट आर्ट में आए, और खुलती विंडो हमको सबसे पहले देता है ऑल का मतलब है किसी भी तरीके की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादातर लिस्ट हैं, प्रोसेसेस हैं, साइकिल्स हैं, हायरार्किकल रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, या office.com से कुछ एक रिसोर्स नया डालना। क्या होता है ये लिस्ट? क्या है? अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, लेट्स से कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हो जिसमें ऑप्शंस आप पढ़ाते हो, और ऑप्शंस में है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस वगैरह वगैरह, तो आप एक लिस्ट यूज़ करोगे। अगर आप कोई प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो आप जैसे स्टोरी राइटिंग, और स्टोरी राइटिंग के बाद आप स्क्रिप्ट एडिट करेंगे, यहाँ जो भी उसकी प्रोसेस हो सकती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो सकती हैं। प्रोसेसेस यानी कि आपका स्टेप ए क्या है, स्टेप बी क्या है, स्टेप सी क्या है। एक प्रोसेस को आप एक रेपिटेशनल फॉर्म में जब दिखाना चाहते हो, तो वो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो लास्ट प्रोसेस है वो वापस शुरू करती है फर्स्ट प्रोसेस को। उस तरीके की चीज़ को आप साइकिल की तरीके से स्मार्ट आर्ट से दिखा सकते हो। फिर हायरार्की है, जैसे कि ऑफिस के अंदर कौन बॉस है, वो डायरेक्टली कौन उसको रिपोर्ट करता है, और उसके बाद बेसिकली वैसा।
फिर रिलेशनशिप है, जैसे कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है, या फिजिक्स का बायोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है, उस तरीके की बात करने वाला और रिलेशनशिप के पॉइंट्स को एम्फेसिस करने वाला। फिर मैट्रिक्स हैं, पिरामिड हैं, एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस में हम लोग ने ओपन किया, एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे आने के बाद हमने इसका जो है शो टेक्स्ट पेन किया तो यानी कि ये एक विंडो खुल गई। इस विंडो के हिसाब से हम इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि ओपन, और ओपन में हमने क्या करना है, डोर। उसके बाद आता है हमारा एंटर है द रूम। उसके बाद आता है स्विच ऑन क्या, द लाइट, और इसको भी दी डोर कर देते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस है 3 स्टेप की, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ हो वो आप डाल सकते हो। लेकिन क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? तो मैं इसमें राइट क्लिक करके देखता हूँ और रीसेट ग्राफिक करके देखते हैं क्या चीज़ और आ सकती है हमारे पास यहाँ पे। चेंज लेआउट में आके हमने देखा कि इसको हम प्रोसेस नहीं साइकिल करना चाहते हैं, और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो इसने मेरे डेटा को उस तरीके से दिखा दिया। और ये वाला जो ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक, ये मुझे वापस चेंज कलर्स और इस तरीके की टैब्स पे ले आया। जो मैंने राइट क्लिक करके देखा था वो डेटा यहाँ पे इस तरीके से भी अवेलेबल है। एक ही काम को करने के काफ़ी तरीके हैं, और जैसा आपका हैबिट बनता जाए वैसा आप इस पर काम कर सकते हो। तो मुझे ये लग रहा है जिसमें एक 3D इफेक्ट आ रहा है लाइटिंग की वजह से। एक ये है जिसमें पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, थोड़ा सा शिफ्टेड एंगल है। तो बेसिकली ये आप जितने एक्सप्लोर करोगे, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आप जितना अपना डेटा इसमें डालते जाओगे और उसके बाद आप उस पर ग्राफिकली देखना चाहोगे तो आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा है चार्ट्स एक एक्साइटिंग टॉपिक है, और अभी प्राइमरीली हम लोग चार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद फिर हम डीप डाइव करते जाएंगे। बेसिकली कोर्स का पर्पस ये है कि जो बिगनर्स हैं वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए। और जो मेरा चैप्टर 4 है, यानी कि फॉर्मूला डेटा रिव्यू एंड व्यू, दैट इज फॉर पीपल हु हैव let's say used Excel for 6 months, almost 6 months, and जो 6 महीने यूज कर चुके हैं एक्सेल को, उनके लिए जो एक्साइटिंग स्टफ शुरू होगा वो वहाँ होगा। बट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके इनिशियल चैप्टर्स को देखते हैं तो आपको लर्निंग के लिए और भी उसमें चीज़ें मिलेंगी। कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नहीं पता थी। मैं इंसर्ट के टैब पे हूँ और चार्ट्स पे हूँ। मैंने टोटल मार्क्स ऑब्टेन को ग्रैब करा, और मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में जा सकता हूँ, लेकिन फिर एक्सप्लोर करने में मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एक्सेल की मदद नहीं लेते, खुद ही बनाते हैं कुछ। तो मैंने पिवट चार्ट कर लिया, और पिवट चार्ट में जा करके मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, और उसने मुझे एक चार्ट बना के दे दिया। मेरी वैल्यूज़ काफ़ी आसपास हैं, तो मुझे कुछ एक्सूबरेंट वैल्यू चाहिए होगी, जैसे इसको मैं 550 कर देता हूँ और इसको मैं 450 कर देता हूँ, और ये वाली वैल्यू को 0 कर देते हैं। अब इसको आप स्कूल के डेटा के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और इसको एक्सट्रीम्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। 15 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं, इसको भी 60 कर देते हैं, इसको भी 60 कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बराबर तरीके की टैब्स हैं, और वो बताता जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि कौन सा किसका ही हमें पता नहीं है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और ऐड डेटा लेवल्स डाल देंगे। जब हम ऐड डेटा लेवल्स डाल देंगे तो उसने वैल्यूज़ उनकी सामने लिख दी। अब मैं अगर इसमें फॉर्मेट डेटा, चेंज डेटा लेबल्स पे चला जाऊँ, चेंज डेटा लेबल शेप्स हैं, तो मैं जब यहाँ चला जाऊँगा तो ये कॉल आउट्स बन जाएंगे इस तरीके के, और मैं इसमें फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे भी जा सकता हूँ। जब यहाँ चला गया मैं, ये वैल्यू के लिए मेरे पास आ गया। मैं वैल्यू फ्रॉम सेल्स भी ले सकता हूँ। वैल्यू फ्रॉम सेल्स क्या है? वैल्यू फ्रॉम सेल्स है ये, मुझे ये चाहिए। अब मेरे पास
डेटा भी आ रहा है और स्कूल का नाम भी आ रहा है। बेसिकली हमने एक कस्टमाइज रिपोर्ट बना ली है। मैं इसमें से कुछ वैल्यूज़ को डिलीट कर दूं ताकि ग्राफ को अच्छे से देख सकें हम लोग। मेरी वैल्यूज़ वैसे भी एक इमेजिन्ड डेटा पे है और बहुत दिक्कत आ रही है उसको देखने में, तो एक काम करते हैं, इसको 100 कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं ताकि डिफरेंट तरीके से दिखते रहें, इसको 300 कर देते हैं। तो हमारे एग्जांपल में हमको बेसिकली ये देखने को मिल रहा है कि स्कूल के साथ हमारे को एक नंबर भी देखने को मिल रहा है। जो स्कूल के हमारे एब्रीविएशन थे वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं चाहूँ अगर कि ये दोनों बहुत पास पास आ रहे हैं और किसी पे ध्यान नहीं जा रहा, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ ला सकता हूँ और अपने आप कॉल आउट के एक्शन को वो यहाँ से कर लेगा इस तरीके से। इस तरीके से मैं सभी को बाहर ले जा सकता हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये सारे एक्शंस अगर आप अभी अपने कंप्यूटर को साथ में रख के करते रहोगे तो ये मेमोरी आपकी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं और एक्सेल में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत वास्ट है एक्सेल का सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे आकर के चार्ट के टाइटल की बात की, तो चार्ट के टाइटल को भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम डेटा लिख रहे हैं। मैं बार बार अमन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि मुझे सोचना ना पड़े कि मैं क्या डेटा का नाम लिखूँ, क्योंकि ये रैंडम डेटा है। हम इसको स्कूल डेटा भी लिख सकता हूँ, व्हाटएवर। पाई में मैंने परसेंटेजेस के शेयर के ऊपर दिखाया था, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे काम का ना हो, तो कंट्रोल Z करते हैं और अपने पुराने डेटा पे आएंगे। मैंने करीबन 10-15 बार कंट्रोल Z किया और मेरा पुराना डेटा मेरे पास वापस आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। मैं चार्ट को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं इन स्कूल्स के, अभी तो पाई चार्ट का मतलब होता है कि आप 360 डिग्री के हिसाब से, एक पूरे होराइजन के हिसाब से बीच में आप किसका कितना शेयर है वो दिख रहा है। लेकिन अगर ये शेयर की बात ना करके हम बार ग्राफ देखना चाहें तो हम वो बार ग्राफ भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया। किस तरीके के बार ग्राफ पे जाना चाहिए मुझे, काफ़ी सारी रेंज है। तो 3D कॉलम में इसको देख लेते हैं, या इसको देख लेते हैं, या इसको देख लेते हैं। लेकिन ये तो स्टैक्ड हो रहा है, ये तो ठीक से हमारे डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा। ये क्यों हो रहा है? अब ये नीचे देखो, जो भी डेटा इसने लिया उसमें हमारा ये 1 2 3 4 को ले लिया और वैल्यू क्या रखी है उसने यहाँ पे, डेट को। हमें ऐसा चार्ट तो नहीं चाहिए था, तो क्या चाहिए हमें, हम एक कॉलम से सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, बार ग्राफ देखते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या यही वैल्यूज हमारे को बार्स में चाहिए थी ऊपर से नीचे तक? ठीक है। क्या हमको ये वैल्यूज चाहिए थी? सीरियल नंबर्स ले लिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और सेलेक्ट डेटा पे जाऊँगा। सेलेक्ट डेटा पे जाके क्या करना है, एडिट करेंगे। एडिट करके देखेंगे इस सीरीज का नाम क्या देना चाहता है। इस सीरीज का नाम देखते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। सीरीज की वैल्यूज क्या है, G3 से G20, ये ठीक है। और ये क्या है, ये 1 2 3 4 क्या है, ऊपर क्या था, G3 से G20 यानी कि Y एक्सिस, और ये X एक्सिस है। तो X एक्सिस में क्या आ रहा है, सीरियल नंबर। तो इसको भी एडिट करते हैं भाई। इसको एडिट करके यहाँ से स्कूल के नेम्स उठा लेते हैं और ओके कर देते हैं, और ओके कर देते हैं, तो हमारे स्कूल के नेम्स यहाँ पे आ गए। अब हम इसको फॉर्मेट एक्सिस कर सकते हैं। फॉर्मेट एक्सिस में जाकर के हम इसकी साइज एंड प्रॉपर्टीज़ में चले जा सकते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम इसको टेक्स्ट डायरेक्शन को ABC कर सकते हैं, या फिर हम इसको ABC कर सकते हैं। और अगर ये सारा डेटा हमारा नहीं आ पा रहा क्योंकि इसकी विड्थ कम है, तो हमें इसकी विड्थ को एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। ये हैंड्स ऑन होने वाले ऑपरेशंस हैं, इनको आपको खुद करना पड़ेगा। मैं एक एक बार ग्राफ को या एक एक पाई चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना भी नहीं चाहता, इट्स फिजिबल भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ चार्ट्स, बहुत डायनामिक नेचर के चार्ट्स को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा और उनके
और एक चार्ट को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज को हम A to Z चेंजेस करेंगे। इसके बाद आता है मेरे पास स्लाइसर और टाइमलाइन। ये मेरा टेबल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने डाल दिया एक स्लाइसर। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्कूल का नेम डाल देते हैं यहाँ पे, स्कूल का नेम डाल देते हैं। जब मैं GHPS सेलेक्ट करूँगा तो वो GHPS के डेटा को दिखाएगा यहाँ पर। और मैं वापस इस ग्राफ को बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ कर देता हूँ इसको, ताकि ये इसको इंटरप्ट नहीं करेगा। GHPS करूँगा तो वो GHPS का JKPS का डेटा दिखा देगा, सॉरी JKPS का डेटा दिखा देगा। KHMS करूँगा तो KHMS का डेटा दिखा देगा। तो बेसिकली मेरे फिल्टर्स बाहर आ गए, सॉर्टिंग नहीं, फिल्टर। और क्या स्लाइसर डाल सकता हूँ? वापस डेटा पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, स्लाइसर पे जाना पड़ेगा, परसेंटेज पे डालना पड़ेगा। ये भी आ गया। KHMS में 19% का कोई डेटा है? नहीं है। JKPS में कोई 37% का डेटा है? 19% का है? नहीं है। जब आप कोई स्कूल सेलेक्ट करोगे तो जो डेटा उसके पास है वो हाईलाइट हो जाएगा, जो डेटा उसके पास नहीं है वो हाईलाइट नहीं होगा। ये हमारे स्लाइसर्स हैं। मेरी रिकमेंडेशन है ये वाली एक्सेल की फाइल और ये एक्सेल का टेबल अगर आपको चाहिए तो ये डाउनलोड के लिए मैं अवेलेबल कर दूंगा, बट इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो मैंने बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस कर दिया। मेरा रिकमेंडेशन है आप साथ साथ ऐसी एक एक्सेल शीट को प्रिपेयर करिए और हर एक एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करिए, और जहां आपको दिक्कत आए वो आप मुझसे एक डायरेक्ट मैसेज करके पता कर सकते हो यूडेमी के थ्रू। मैं इस ग्राफ को हटा दूं और बाकी के फंक्शंस दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पर जाकर के जब भी मेरे टेबल में कोई फिल्ट्रेशन होती है तो इस तरीके का एक जो फिल्टर का एक निशान है वो आ जाता है। मैं यहाँ जाऊँगा और क्लियर फिल्टर कर दूंगा, फिर यहाँ जाऊँगा और क्लियर फिल्टर कर दूंगा। मेरा डेटा वापस आ गया, ये हमने टेक्स्ट लिखा था वो भी आ गया। हाइपरलिंक क्या होता है? ये जो डेटा है, लेट्स से कि ये डेटा इंडिया का डेटा है और ये डेटा हमने कहाँ से लिया? किसी वेबसाइट से लिया। कौन सी वेबसाइट थी? वापस आए और इंडिया के जा कर के हमने लिंक राइट क्लिक किया और लिंक कर दिया। लिंक में गए और हमने एक एड्रेस डाल दिया, कॉपी पेस्ट, और ओके कर दिया। अब जब भी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मेरे लिए उस वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल करके यहाँ मेरे एग्जिस्टिंग जो भी मेरा ब्राउज़र है उस पर खोल करके ये उस पेज पर मुझे ले गया। ठीक है, तो ये था लिंक। इसके अलावा है टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे डाल करके डालता हूँ तो इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, जैसा पावर पॉइंट में होता है, जैसा वर्ड में होता है, और इस पर मैं टाइप करना शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद इंसर्ट का टैब है जिसमें है हेडर एंड फुटर। ये पेज की फॉर्मेटिंग से इसका लेना देना है। तो अभी हम पहले एक फॉर्मेट जो हमने पिछली होम टूल बार को स्टडी करते वक्त एक फॉर्मेट जो मैंने दिया था उस फॉर्मेट को आप बनाएंगे और फिर उस पर हम एक हेडर फुटर डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं हेडर फुटर? उसके लिए आपके पास एक या तो कोई एक फाइल हो जिस जो या तो पिक्चर हो, या फिर आपने एक्सेल में खुद में बनाया हुआ लोगो हो, या फिर आप सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो? उसके लिए मैं हेडर एंड फुटर में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, एक लेफ्ट अलाइन, एक सेंटर अलाइन और एक राइट अलाइन में है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ़ोन नंबर, यहाँ डाल देता हूँ कंपनी नेम, यहाँ डाल देता हूँ मैं लोगो और वापस यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं व्यू में जाऊँगा और ये नॉर्मल पेज। जब भी इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो क्या दिखना चाहिए हमको? ये पेज A4 है। पेज सेटअप में जाते हैं
यहाँ पे हेडर फुटर है और ये हेडर फुटर दिख रहा है। ओके, तो शो प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पर मेरा एक हेडर आ गया। इसके बाद मुझे फुटर भी चाहिए, तो मैं फिर इंसर्ट की टैब में जाऊंगा, हेडर एंड फुटर में जाऊंगा। वापस से उसने मुझे यही पेज दिखा दिया, तो फुटर पे कैसे जाएं? तो हम पेज के नीचे आ जाएंगे। फुटर पे आ जाएंगे। फुटर पे क्या डाल देते हैं? मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत है। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हो, शो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। आपको क्या क्या दिखेगा? आपका टेबल है और आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल है, लोगो है और मोबाइल नंबर है नीचे, और ईमेल है। ये सब चीज़ें आपकी हेडर फुटर में आ गई। इसके बाद है आपका वर्ड आर्ट। जो लोग इसके बारे में जानते हैं गुड, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। वर्ड आर्ट बहुत पहले से है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल। कैसे करते हैं इसको यूज़? होम में हम इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, और इंसर्ट में वर्ड आर्ट में इसमें हमने लिख दिया। और इसकी अच्छी बात क्या है कि मैं इसको कभी भी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसमें वापस होम में जा सकता हूँ, इंसर्ट में जा सकता हूँ, वर्ड आर्ट में जा सकता हूँ, और वापस से इसका एक फॉर्मेट दूसरा उठा सकता हूँ, और ये मेरे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। बेसिकली ये समझाने वाले कोई बात नहीं है ज़्यादा, बट जैसा आपको स्टाइल पसंद हो वैसा आप उसको यूज़ करते हुए चल सकते हो, और उसके बाद थोड़े टाइम में यू विल गेट यूज्ड टू इट कि आप एग्जैक्टली वो बना पाओ जो आप वो बनाना चाहते थे। इंसर्ट के टैब पे सिग्नेचर की लाइन है एक, और इसके लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे यूज़ होती है? जो लोग पेपर सेट करते हैं स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में, वो इक्वेशंस कैसे लिखें एक्सेल के अंदर? तो वो कुछ इस तरीके के फॉर्मूलाज को ले लेते हैं, और फिर उसके बाद इनको वो एडिट कर सकते हैं। इसकी एक स्पेशल टूल बार है, उस स्पेशल टूल बार से जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं। जब हमने इसको लाया था तो हमने इसको इंसर्ट में इक्वेशन से लाया था, और ये इस तरीके की इक्वेशन थी, और ये यहाँ से इसमें ऊपर से सब लॉग्स हैं, अगर आप देख सकते हो तो डिज़ाइन में। और अगर आप यहाँ से इसको हटा देते हो तब भी आप यहाँ पे जा करके वापस जो है मेरे ख्याल से डिज़ाइन में जा करके आप इसको, या रिव्यू में जाके, तो आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। n माइनस, ये तो फॉर्मूलाज हैं तो मुझे उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। इंसर्ट के बाद सिंबल्स हैं, सिंबल्स की एक लाइब्रेरी आ जाती है, उसमें से आप ओमेगा और बाकी तरीके के डिग्री, सेल्सियस वगैरह ये सब डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से देख के। तो चैप्टर 2 हमने जल्दी फिनिश कर लिया चैप्टर 1 के मुकाबले।